हेलो फ्रेंड्स, डेली एमसीक्यूज फॉर 78 बीपीएससी के आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा 4th डे है, इस सीरीज का 4th वीडियो है ये। और अब हमारे पास टोटल 50 डेज बचे हुए हैं 78 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, है ना। 13 दिसंबर को 50 दिन रह गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्कोर कार्ड जो है, इसके अकॉर्डिंग आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, जो भी आपका स्कोर हो। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, कि आप अपना स्टेज जो है वो नहीं बताते हैं। ये जो स्टेज है ये भी आप ज़रूर लिखने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छी लाइनें हैं। और इन लाइनों को जो है पोएटिक लाइन्स हैं, और इनको हमने फर्स्ट वीडियो में डे 1 पे डिस्कस किया था डिटेल में, तो दोबारा अभी हम नहीं करेंगे उसको क्योंकि टाइम लगेगा उसमें ज़्यादा। पर इसके अकॉर्डिंग आप अपना ज़रूर स्कोर बताइएगा, ठीक है। अब आगे हम क्वेश्चंस, इससे पहले प्रैक्टिस करें। आप पेन और पेपर ज़रूर लेकर के बैठिए, और जो भी नया फैक्ट आपको मिले, चाहे वो हम पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हो या पीवाईक्यू बेस्ड एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हो, कोई भी नया फैक्ट आपको मिले आप ज़रूर उसको नोट कर लीजिए। नया फैक्ट मतलब आपके सोर्स में, आप जो बुक पढ़ रहे हो उसमें अगर ना दिया हो वो चीज़, तो आप ज़रूर नोट कर लीजिए। अगर आप उस फैक्ट को भूल गए हो तो भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। नए लोगों के लिए बता दूं कि हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हर दिन, और उन 10 क्वेश्चंस का जो नेचर होता है वो पीवाईक्यू और पीवाईक्यू बेस्ड होता है, एमसीक्यूज, ठीक है। ये अलग अलग सेक्शन से होते हैं, सारे सेक्शन जो बीपीएससी पूछता है। सैंपल के तौर पर आप एक क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। एक सवाल है 69th बीपीएससी प्रीलिम्स का, महात्मा गांधी की हंगर स्ट्राइक से रिलेटेड। और ऐसा ही एक सवाल 66 में पूछा गया था, और उन दोनों सवालों के आधार पर एक ही मैंने सवाल बनाया था 69th में, सॉरी ये गांधी जी के ऊपर, ठीक है। 69th और 66 पर बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसको हमने डिस्कस भी किया था फर्स्ट वीडियो में। अब हम शुरू करते हैं अपना। ये देखिए पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 69th प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था वुड्स डिस्पैच के ऊपर, उसी क्वेश्चन पर बेस्ड है, ठीक है। क्वेश्चन आपको मिलता जुलता सा दिख रहा होगा, पर इसमें स्टेटमेंट्स बदले हुए हैं, ठीक है, नए फैक्ट्स है इसमें। देखिए क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन? पहला स्टेटमेंट, इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल्स, मतलब इसने स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। स्टेटमेंट 2, इट लेड डाउन दैट रिलीजियस टेक्स्ट शुड ऑल्सो बी टॉट इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। इसमें यह निर्धारित किया गया कि धार्मिक ग्रंथों को सरकारी संस्थाओं में भी पढ़ाया जाना चाहिए। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? सही कथन हमको बताना है। ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नीदर 1 nor 2। इस क्वेश्चन में सारा कुछ जो है 69 से मिलता जुलता है, सिवाय स्टेटमेंट्स के, ठीक है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट ये 69 में नहीं पूछा गया था, नए फैक्ट्स हैं ये। क्या होगा इसका सही आंसर? आप पॉज करके आंसर अपने नोटबुक में नोट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइदर 1 nor 2। दोनों ही स्टेटमेंट्स इसमें गलत हैं। कैसे गलत है समझते हैं। जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल। देखिए इंग्लिश को रिकमेंड किया था, पर स्कूल पे नहीं, स्कूल के लेवल पे नहीं किया था, हायर स्टडीज के लिए किया गया था, ठीक है। तो इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन हायर स्टडीज, जो उच्च शिक्षा है उसमें अंग्रेजी में पढ़ाई हो, ऐसा कहा था। लेकिन स्कूलों में जो है वो वर्नैकुलर लैंग्वेज में पढ़ाई हो, ऐसा कहा था, यानी भारतीय भाषाओं में, ठीक है। तो वुड्स डिस्पैच में कहा गया था कि जो हायर स्टडीज है, उच्च शिक्षा है, वो इंग्लिश में होनी चाहिए, और जो स्कूली शिक्षा है, स्कूल का जो पढ़ाई है, वो किसमें होना चाहिए? वो भारतीय भाषाओं में ही होनी चाहिए, यहाँ की रीजनल भाषाओं में, जो वर्नैकुलर लैंग्वेज है, ठीक है। सेकेंड स्टेट, तो पहला स्टेटमेंट इस तरह से गलत हो गया, है ना। अब दूसरा स्टेटमेंट, इट लेड डाउन दैट रिलीजियस टेक्स्ट शुड ऑल्सो बी टॉट। ये कह रहा है कि धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जाने चाहिए, जबकि वुड्स डिस्पैच क्या कह रहा था कि सेक्युलर होना चाहिए। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जो पढ़ाई होती है ना, सरकारी जो स्कूल है, कॉलेजेस है, उसमें जो पढ़ाया जाता है, वहाँ पर जो शिक्षा है वो सेक्युलर होनी चाहिए। वहाँ कोई धार्मिक जो ग्रंथ है या धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, वहाँ पर सेक्युलर पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट इसीलिए ये गलत हो गया, ठीक है। इसलिए ये आंसर क्या है? ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2, ठीक है। अगर कोई नया फैक्ट आपको मिला है तो आप नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है,
तो आप लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है, कर लिया लाइक। अब बढ़ते हैं हम आगे दूसरे सवाल पे। ये 69th प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है। देखिए फ्रेंड्स क्या है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग, एंशिएंट हिस्ट्री का है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन पे क्वेश्चंस रेगुलरली बीपीएससी पूछता रहा है, इंपॉर्टेंट है बहुत। इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था, नहीं पता था। ऑप्शन ए बुल बैल, ऑप्शन बी हॉर्स घोड़ा, ऑप्शन सी एलिफेंट हाथी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर, पॉज करके दीजिए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हॉर्स यानी घोड़ा। घोड़ा के बारे में कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। अब एक चीज देखिए फ्रेंड्स, आपने कुछ बुक्स में ये देखा होगा कि जो हॉर्स है उसके कुछ ट्रेस जो है वो मिले हैं कुछ जगहों पर, जैसे कि सुरकोतदा एक जगह है जहां पे कहा जाता है कि वहां से घोड़े की हड्डी मिली है, ठीक है, आईवीसी साइट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। लेकिन ये देखिए बीपीएससी ने एक्सप्लेनेशन दिया है। बीपीएससी जब आंसर की जारी करती है अपना ना, तो उसने नया एक ट्रेंड शुरू किया है कि आंसर के साथ में एक्सप्लेनेशन के रूप में भी एक दो लाइन लिखा होता है उसमें। ये 68th बीपीएससी से शुरू हुआ है ऐसा, जब अतुल प्रसाद जी चेयरमैन थे, उन्होंने ये, उनके टाइम से ही ये शुरू हुआ, ठीक है। आंसर के साथ में एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ रहता है, तो बीपीएससी ने ही एक्सप्लेनेशन दिया है। क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, पढ़ते हैं। बोथ डॉक्टर आर.एस. शर्मा एंड डॉक्टर रोमिला थापर have stated that it is not confirmed that the bones found in Surkotda are of a horse or an ass। यानी आर.एस. शर्मा और रोमिला थापर ये दोनों इतिहासकार हैं, इन दोनों ने ये अब तक कंफर्म नहीं किया है कि जो हड्डियां पाई गई हैं घोड़े की, कहाँ पे, सुरकोतदा में, वो घोड़े की है या एस की है। तो हड्डियां पाई गई हैं ये तो ठीक बात है, पर वो हॉर्स का है या एस का है ये अब तक डिसाइड नहीं हो पाया, कंफर्म नहीं हो पाया। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हॉर्स होगा कि हॉर्स के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को पता नहीं था, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आप जब बुक में पढ़ेंगे भी हॉर्स के बारे में कोई भी चीज़, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बीपीएससी का जो माना हुआ आंसर है इसी को आपको आंसर मानना है, और अगले एग्जाम्स में जब पूछा जाएगा इस तरह का सवाल तो आपको ध्यान में रखना है कि बीपीएससी क्या मानती है सही, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमने हिस्ट्री के देख लिए, एक मॉडर्न से और एक एंशिएंट से। थर्ड क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी का सवाल है, 69th प्रीलिम्स से पूछा गया था। ड्रेनेज सिस्टम, रिवर्स पे। ज्योग्राफी में रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो इंडिया का या फिर आप पढ़ रहे हो बिहार का, ठीक है। तो बिहार स्पेशल जब पढ़ेंगे तो भी आप वहाँ पर रिवर्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। द रिवर सुवर्ण रेखा ओरिजिनेट्स नियर विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज। सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है, ठीक है। सोर्स क्या है उस रिवर का पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए और मांझी, ऑप्शन बी मंदार, ऑप्शन सी हेहल या ऑप्शन डी नागरी। वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए। क्या है आंसर इसका? इसका आंसर है ऑप्शन डी नागरी, ठीक है। देखिए ये जो रिवर है ना सुवर्ण रेखा नदी, ये रांची के पास जगह है नगरी, या जिसको पिस्का बोलते हैं, वहां से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। रिवर का ओरिजिन पूछ रहा है, रिवर का ओरिजिन, शुरुआत कहाँ से हो रही है और मूल उद्गम स्थल, और उसका माउथ भी पूछा जाता है कि वो कहाँ पे जाके मिल जाती है, किसी और नदी में अगर मिल जाती है तो वो स्थल हमको पता होना चाहिए। तो ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। और किस जगह पे? ओडिशा में एक जगह है तलसारी, ठीक है। तो उस जगह पे जाकर के बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक। तो आपको ओरिजिन भी पता है अब और माउथ भी पता है, ये दोनों आप ध्यान में रखेंगे। कौन कौन से राज्यों से सुवर्ण रेखा नदी अगर बहती है, अगर हम ये देखना चाहें तो झारखंड है, वेस्ट बंगाल है और ओडिशा है। 3 राज्य आपको याद रखने हैं। और एक फेमस फॉल्स है, ठीक है, जलप्रपात जिसको बोलते हैं, हुंड्रू, ये भी इसी रिवर के रास्ते पे है, ठीक है। हुंड्रू फॉल्स याद रखेंगे आप। ये किस रिवर पे है? सुवर्ण रेखा रिवर। चलिए 4th क्वेश्चन पॉलिटी का है। क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। 69वीं बीपीएससी का सवाल है ये।
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? देखिए फ्रेंड्स, एक टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अलग अलग प्रावधान है वो कौन से अन्य देशों से लिया गया है। ठीक है, कौन कौन से प्रावधान अमेरिका से लिए गए हैं, कौन कौन से सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, कौन कौन से दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। ये एक टेबल आपको हर बुक में मिल जाएगा, चाहे आप ल्यूसेंट पढ़ते हो या इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की पढ़ते हो, जो भी बुक पढ़ रहे हो आप उसमें एक टेबल मिलता है। वो टेबल आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर दूसरे एग्जाम में एक ना एक सवाल बीपीएससी पूछ ही रहा है। ठीक है, कभी कभी एक एग्जाम में एक पेपर में दो दो सवाल ऐसे पूछ ले रहा है। 69वीं में 2 सवाल पूछे गए थे, तो आपको ये वाला चीज़ जो है ध्यान रखना है, इसका अच्छे से आप उसको याद कर लेंगे। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, कहाँ से लिया गया है, किस संविधान से? तो आंसर है ऑप्शन सी आयरलैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग करेंसीज इज द कॉस्टलीएस्ट? निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? ऑप्शन ए यूरो, ऑप्शन बी पाउंड स्टर्लिंग, ऑप्शन सी यूएस डॉलर, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सी मुद्रा जो है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा, विच करेंसी इज द कॉस्टलीएस्ट, सबसे महंगी कौन सी है? 69th प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। और यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, यूएस डॉलर या नन ऑफ द अबव, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन बी पाउंड स्टर्लिंग। बीपीएससी के अनुसार ये आंसर है। देखिए बीपीएससी कई बार कुछ अटपटे सवाल भी पूछ लेती है जिसका आंसर आपको लगेगा कि बीपीएससी ने जो माना है वो गलत है। जैसे इसी क्वेश्चन का आप रेफरेंस देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी करेंसी सबसे महंगी है। तो अगर हम फैक्चुअली देखें कि कौन सी करेंसी सबसे महंगी है तो वो है कुवैती दिनार, है कि नहीं? तो कुवैती दिनार सबसे महंगी करेंसी है दुनिया की, पर यहाँ कुवैती दिनार ऑप्शन में नहीं है। ठीक, पर ऑप्शन डी तो है ना, नन ऑफ द अबव। तो आंसर कायदे से तो नन ऑफ द अबव होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया विच अमॉन्ग द फॉलोइंग करेंसीज इज द कॉस्टलीएस्ट। पर इसके विपरीत एक तर्क, इसके पक्ष में एक तर्क ये भी दिया जाता है कि यहाँ पर फॉलोइंग करेंसीज पूछा गया है, यानी जिन करेंसीज का वर्णन मेंशन्ड है नीचे उन्हीं करेंसीज में से पूछा जा रहा है कि कौन सी कॉस्टलीएस्ट है। ये नहीं पूछा जा रहा है कि दुनिया की सबसे कॉस्टलीस्ट करेंसी कौन सी है, निम्नलिखित में से जो नीचे दी हुई है करेंसीज उनमें से कौन है। ठीक है, देखिए अगर सही से इस क्वेश्चन को फ्रेम करना हो तो यहाँ पर स्टेटमेंट होना चाहिए, स्टेटमेंट 1 यूरो, ऑप्शन स्टेटमेंट बी पाउंड स्टर्लिंग, स्टेटमेंट 3 यूएस डॉलर, उसके बाद आंसर होना चाहिए, ऑप्शन होने चाहिए, ऑप्शन जो है 1, 2, 3 या 4 ऐसा करके आंसर ऑप्शन होने चाहिए। पर चूंकि यहाँ पर ऑप्शन में ही यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, यूएस डॉलर और नन ऑफ द अबव है, तो यहाँ पर नन ऑफ द अबव बहुत लोगों ने कर दिया होगा टिक, जिनको ये पता होगा या जिनको ये लग रहा है कुवैती दिनार सही है। पर बीपीएससी ने ऐसा नहीं माना है, उसको पाउंड स्टर्लिंग माना है। ठीक है, अगर हम देखें इन तीनों में सबसे महंगी करेंसी तो पाउंड स्टर्लिंग है, उसके बाद यूरो है, उसके बाद यूएस डॉलर है। ठीक है, ये ऑर्डर आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये साइंस का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फाइबर यूज्ड टू मेक बुलेट जैकेट्स? व्हाट इज द फाइबर यूज्ड टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट्स? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? 69th का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए नायलन, ऑप्शन बी टेरिलिन, ऑप्शन सी ट्वीड या ऑप्शन डी केवलर। क्या होगा इसका सही आंसर? बुलेट प्रूफ जैकेट कौन से फाइबर से बनता है? नायलॉन से, टेरिलिन से, ट्वीड से या फिर केवलार से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी केवलार। ठीक है, पीवाईक्यू में बीपीएससी ने तो नहीं, पर पीसीएस में पूछा गया है ये, अदर पीसीएस में, अदर स्टेट की पीसीएस में। ठीक है, पर अब बीपीएससी ने भी पूछ लिया है तो आपको याद रखना चाहिए कि किस फाइबर से बुलेट प्रूफ जैकेट बनता है, केवलार से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी साइंस का है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द टेस्ट ऑफ द टंग? इनमें से कौन सा जो है जीव के स्वाद नहीं है? ऑप्शन ए स्वीट, ऑप्शन बी बिटर, स्वीट यानी मीठा, बिटर यानी कड़वा, स्टेटमेंट 3 जो है थर्ड वो है सॉल्टी यानी नमकीन, 4 स्पाइसी यानी मसालेदार, 5 उमामी, 6 सॉर यानी खट्टा और 7 पंजेंट यानी तीखा।
सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ऑप्शन ए 2, 5 एंड 7, ऑप्शन बी 1, 3 एंड 4, ऑप्शन सी 4 एंड 7, ऑप्शन डी 3 एंड 6। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन सी 4 एंड 7। सही हुआ या गलत हुआ आपका? देखिए, पूछा जा रहा है नॉट द टेस्ट, हमारी जीभ का स्वाद नहीं है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो 7th नंबर पे है ना, पंजेंट, पंजेंट या तीखा। पंजेंट क्या होता है? पंजेंट स्मेल होता है, ठीक है, ना कि टेस्ट। तो 7 तो सही है, मतलब 7 टेस्ट नहीं है ना। इसके अलावा आप 4th नंबर पे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पाइसी। स्पाइसी तो स्पाइस से निकला हुआ शब्द है ना, ये कोई टेस्ट थोड़ी ना। स्पाइसी मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइस डाल दिया गया हो। जैसे आप टर्मरिक का एग्जांपल लीजिए, हल्दी भी स्पाइस है, पर वो कोई अलग से वो स्वाद की कैटेगरी थोड़ी ना है। ऐसा हम थोड़ी कहते हैं कि हल्दी नुमा स्वाद, तो वो टेस्ट नहीं है, हमारी टंग का टेस्ट नहीं है, ठीक है। स्पाइसी एक टेस्ट नहीं है, स्पाइसी तो स्पाइस वर्ड से आया, तो 4 रॉन्ग है, पंजेंट भी रॉन्ग है, ये दोनों टेस्ट नहीं है, इसलिए 4 एंड 7 हुआ है। बाकी जो आप देख रहे हैं स्वीट, बिटर, सॉल्टी, उमामी और सार, ये पांचों जो है ये टेस्ट है। आपने उमामी का नाम बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो आप नोट कर लीजिए, उमामी भी जो है एक स्वाद है, ठीक है। मीठा, कड़वा, नमकीन और खट्टा, स्वीट, बिटर, सॉल्टी और सावर, ये 4 तो हमको बेसिक मिलता ही है किसी भी बुक में। जब आप टेस्ट पढ़ते हैं तो टंग के ये 4 टेस्ट होते हैं। उमामी भी एक तरह का टेस्ट ही होता है, ठीक है। तो ये 5वां आप याद रख लीजिएगा, 5 तरह के टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये बिहार स्पेशल क्वेश्चन है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स व्हाट इज सुजनी इन बिहार? भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? ऑप्शन ए टाइप ऑफ ग्लासवेयर, यानी एक प्रकार का कांच का बर्तन। ऑप्शन बी है मेटल क्राफ्ट, एक धातु शिल्प। ऑप्शन सी ए टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी, एक प्रकार की कढ़ाई। या ऑप्शन डी ए टाइप ऑफ क्ले पॉटरी, एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन। क्या होगा इसका सही आंसर? सुजनी। तो सुजनी जो है वो ए टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी है, यानी एक प्रकार की कढ़ाई है, ठीक है। 69th प्रीलिम्स में पूछा गया था बीपीएससी में। देखिए, कपड़े पर, किसी भी फैब्रिक पर जब आपने देखा होगा कि सुई धागा वगैरह से डिजाइन्स बनाती हैं महिलाएं या जो भी लोग बनाते हैं, उसी आर्ट को जो है क्या कहा जाता है? सुजनी कहा जाता है। ये आप उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। पटना में एक संस्थान है उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, ठीक है। आर्ट की फील्ड में एक फेमस इंस्टीट्यूशन है उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना में है, बिहार में ही है। और वहीं से ये फ़ोटो मैंने लिया है आपके लिए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है सुजनी एम्ब्रॉयडरी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, TRE 3 में पूछा गया था। विच सिटी वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द टूरिज्म कैपिटल ऑफ द कंट्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल? हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया था? पर्यटन राजधानी पूछ रहा है। ऑप्शन ए काठमांडू, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी पोखरा या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ऊपर में से कोई नहीं। तो क्या होगा काठमांडू, लुम्बिनी और पोखरा में से? ऑप्शन सी पोखरा जो है वो सही आंसर है, ठीक है। टूरिज्म कैपिटल नेपाल का, पर्यटन राजधानी नेपाल की जो है वो कौन सी है इसमें से? पोखरा। और वैसे कैपिटल की बात करें तो काठमांडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये भी PYQ बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अभी ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का एग्जाम हुआ था और TRE का एग्जाम हुआ था, जो भी उनमें करंट अफेयर्स जो पूछे गए थे उससे रिलेटेड एक प्लेलिस्ट है चैनल पर, करंट अफेयर्स इन रीसेंट BPSC एग्जाम्स, ठीक है। आप वो चेक जरूर कीजिएगा, उसमें पिछले 1 साल में जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए उन्हीं को यूज किया गया है और उनसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, TRE 3 में भी और हॉर्टिकल्चर ऑफिसर में भी। तो वो चीज़ें जो है वो आपको अगले एग्जाम के लिए 70th प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये हु वॉज कन्फर्ड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 फॉर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिनेमा?
सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए दिलीप कुमार पोस्टुमसली, यानी दिलीप कुमार को मरणोपरांत। ऑप्शन बी वहीदा रहमान। ऑप्शन सी मिथुन चक्रवर्ती, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। किनको मिला है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मिथुन चक्रवर्ती। ठीक है, अभी हाल ही में इसी महीने अक्टूबर में ही 8 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम हुआ, जिसमें 70th नेशनल फिल्म अवार्ड, 70वां जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और ये दिया गया है 2022 के लिए, 2022 के लिए दिया गया है 70वां नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2024 में। ये ध्यान रखना है आपको। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ये अवार्ड्स दिए हैं और इसमें दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। ऑप्शन बी जो देख रहे हैं आप, वहीदा रहमान जी, इनको पिछले साल मिला था, यानी 2023 में मिला था, और वो था 69th, ठीक है, 69th फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो 69वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ था उसमें दिया गया था वहीदा रहमान जी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड पिछले साल 2023 में। ठीक है, इस वर्ष 2024 में मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है 10 के 10 सवाल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके आप अपना स्कोर ज़रूर बताइए, अपनी गलतियां भी बताइए कि आपने कौन सी गलती की, कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं आपकी। ठीक है, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।